सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब की हुकूमत को 3.25 साल मुकम्मल हो चुके। अगस्त 2018 में इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठाया था और अब आज से 3 माह के बाद, ठीक 3 माह के बाद अगस्त 2021 में उनकी हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। यानी मिड टर्म से अब ज़्यादा अरसा ये हुकूमत गुजार चुकी है और इस हुकूमत के बनते ही इस हुकूमत के गिरने की बातें शुरू हो गई थी और ज़ाहिरी बात है वो ऑपोजिशन की तरफ से की जा रही थी। सबसे पहले तो ये कि इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया गया पहले दिन से ऑपोजिशन की जानिब से, और ऑपोजिशन के से जो हम ख्याल लोग हैं उन्होंने भी इस हुकूमत के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात उठाए। और उसके बाद फिर इस हुकूमत की अपनी कारकर्दगी इस किस्म की रही बहुत सारे शोबों में कि जिसने मज़ीद इस हुकूमत को हमेशा एक ऐसे उसमें लाके खड़ा कर दिया सूरत हाल में कि जहाँ ये बात मज़ीद तक़वियत पकड़ती गई कि शायद ये हुकूमत अपने 5 साला दौर को मुकम्मल ना कर पाए। तो ये खैर जिस तरह भी है 3 साल अब इस हुकूमत के होने को हैं। इमरान खान साहब ने जिन बातों का ख्वाब दिखाया था लोगों को, उनमें से चंद बातें ये थी कि हम इस मुल्क के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज लेकर आएंगे, स्ट्रक्चरल चेंज लाएंगे, ऑप्टिक्स को नहीं करेंगे, स्ट्रक्चरल चेंज लाएंगे। हम इदारा जाती इस्लाहात लाएंगे, हम इस मुल्क के अंदर चीज़ों को उखाड़ फेंकेंगे, जो गली सड़ी, जो बसीदा, जो कॉलोनियल दौर की बाकियात हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे और एक नया सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ये सब कुछ करना था खान साहब ने। आज वो कहाँ खड़े हैं और आज तक की उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए हम अगले 2.25 साल कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं इमरान खान साहब के, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कई हुकूमतों का उतार चढ़ाव देख चुके हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत गैर जानिबदाराना और बहुत लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पेश करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, तो उनसे जो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी, जो अकाउंटेबिलिटी की बात थी इमरान खान साहब की, उस पर उनसे बात करेंगे। तो मैं इफ्तिखार साहब सर आपसे आगाज़ करूंगा। ये 3.25 साल हो गए, हम इसको 3 साल ही कमो बेश कह सकते हैं। अभी हम मिड मई में हैं और 3 साल हो जाएंगे अगस्त में। तो कहाँ आप देखते हैं इमरान खान साहब का जो उरूज था, जो आज से 3 साल पहले उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ था, वो आज 3 साल में नोज डाइव नीचे जा रहा है, वो स्टेबल है, वो ऊपर जा रहा है, कहाँ देखते हैं सर? देखो दोस्त, बात यह है कि इमरान खान का ग्राफ पीछे गया है, वो मानेंगे तो नहीं, और कोई भी इस बात को तस्लीम नहीं करता। हुक्मरान जब वो इक़्तिदार में होता है, जब उसको बताया जाता है कि उसका ग्राफ गिर रहा है, तो वो नहीं मानता और उसके गिर जो उसके हवारी होते हैं, जो उसके साथी होते हैं, वो कहते हैं कि ये जो शख्स है ये आपके खिलाफ है, पागल है, दूसरे धड़े का है, उसकी बात पे गौर न करें। तो ये तो मैं 1976-77 के बाद जब से ये यहाँ पे तब्दीलियों का अमल शुरू हुआ मैं देखता है। इमरान का अलमिया ये हुआ कि उसके पास वो टीम नहीं थी जिसका वो ख्याल करता था। जिन लोगों के बारे में उसका ख्याल था कि ये बेहतरीन परफॉर्म करेंगे अपने अपने शोबाजात में, जब अमली तौर पर उनको इक़्तिदार मिला तो उनको महसूस हुआ कि ये उनके बस की बात नहीं। यहाँ से इमरान फंसता गया, लेकिन इमरान कभी भी तस्लीम नहीं करेगा कि वो फंस गया है, क्योंकि वो एक ऐसा क्रिकेट का प्लेयर है जो फ्रंट फुट पे खेलना जानता है। लेकिन क्रिकेट में और पॉलिटिक्स में फ़र्क है। जिस दिन उसको ये रियलाइज़ हो गया तो मेरे ख्याल खुद ही एक बेहतरी का अमल उसके अंदर शुरू हुआ। दूसरी जो सूरत हाल है वो है गवर्नेंस की। मसलन मैं एक शहर में रहता हूँ, मैं तो हुकूमतों को शहर के हवाले से देखता हूँ। अगर मैं एक देहात में रहता हूँ तो मैं हुकूमतों की कामयाबी और नाकामी को उस देहात के हवाले से देखता हूँ। एक तहसील में रहता हूँ तो तहसील के हवाले से देखता हूँ। मुझे अफसोस है कि गवर्नेंस के जो भी पैमाने तय हैं, जो किताबों में लिखे हुए हैं, जिसके कवानीन मौजूद हैं और उनके पास सारा इख्तियार है उस पर अमल दरामद करवाने का, ये उसमें नाकाम रहे हैं। खा वो सफाई का महकमा हो, खा वो बल्दियात का महकमा हो,
खा वो एजुकेशन सिस्टम में फैसले करने हों, खा वो हॉस्पिटल के निज़ाम को बेहतर करना हो, खा वो अपने ट्रांसपोर्ट की बात करनी हो, खा अपने साफ पीने का पानी देना हो, ये तमाम चीज़ें इनके बस से बाहर है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि ये चीज़ें हुकूमत नहीं होती, तो भाई हुकूमत फिर क्या होती है? हुकूमत ये तो नहीं कि अपने दोस्तों को 40-50 लाख रुपए की नौकरियां दिलवा दें, अपने तमाम दोस्तों को मुख्तलिफ कॉर्पोरेशनों के अंदर एब्जॉर्व करवा दें, बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू करा के अपने दोस्तों साथियों को कहेंगे भी इनको किसी तरीके से इसमें शमूलियत अख्तियार कर लो। ये तो नहीं कि गैर मुल्कों के रहने वालों को ये कहा जाए कि आप ब्लैक मनी भेजते रहो और यहाँ पे आके ब्लैक मनी को सरमायाकारी करो, हम तुमसे पूछेंगे नहीं। तो ये नहीं होता। एक गवर्नेंस है, गवर्नेंस लिखी हुई चीज है, हाँ उसमें अच्छी हो जाती, इम्प्रूव हो सकती, वो था बेहतर कि पिछले चोर थे, लुटेरे थे, लूट के खा गए, उन्होंने ये किया, उन्होंने खराबी की, ये कहानियां हैं। अब पिछलों जिनके ऊपर आप मुकदमा चला रहे हैं 3 साल हो गए, अब आपको 30 साल तो नहीं चाहिए ना एक अपराध के खिलाफ मुकदमे चलाने के लिए। और फिर है कि आपने बेहतरी क्या की, मसलन आप मंडी से मुझ तक आने वाली सब्जी, फल, गोश्त, अंडे, मुर्गी, उसका तो प्राइस कंट्रोल कर नहीं सकते। हालांकि ना तो वो नवाज शरीफ के हाथों में, ना वो आसिफ ज़रदारी के हाथों में, और ना ही वहाँ पे उनके जो खुशामदी चमचे थे उन्होंने इन चीज़ों पे कब्जा किया हुआ है और 3 साल से वो कब्जा नहीं छोड़ रहे। ये तो एक सिंपल सा मामला था। अगर गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ होती तो ये कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के लेवल की चीज़ें हैं। सही है कि आप इन चीज़ों को सस्ता कर दें। तो मैं नहीं समझता हुकूमतें क्यों आती है। मेरे नज़दीक हुकूमत इसलिए आती है कि वो मेरे लिए बेहतरी पैदा करे। अगर मेरे लिए बेहतरी नहीं पैदा करती, मुझे कोई तल्लुक़ नहीं उसकी खारजा पॉलिसी क्या है, उसकी दिफाई पॉलिसी क्या है, उसको क्या कामयाबी होती है, उसको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है या पता नहीं किस रंग का इजाफा करता है वो मिलता है। मेरे लिए कोई मसला। बिल्कुल ठीक। साहब साहब, जिस तरह इफ्तिखार साहब ने फरमाया कि अकाउंटेबिलिटी का शायद बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो चुका है इमरान खान साहब को, और होना भी चाहिए एक हद तक, क्योंकि बहरहाल उनका एक 25 साल का बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग स्टांस रहा है कि मैं करप्शन का खात्मा करूंगा और करप्शन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन कि ऐसा तो नहीं कि वो करप्शन के पीछे भागते हुए, अकाउंटेबिलिटी के पीछे भागते हुए इतने ऑब्सेस्ड हो गए कि उनको गवर्नेंस और इस मुल्क के बाकी मसले जो हैं वो उनको लगता है कि ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है, उनकी कोई वो हो ना हो कोई मसला नहीं। अमीर अब्बास, मेरा ख्याल है कि करप्शन से भी पहले जो इनका 20-22 साल का नारा है वो इंसाफ का नारा था कि मुआशरे में इंसाफ लेके आना। मुआशरे में इंसाफ की जब आप बात करते हैं तो वो उसका जो पैमाना है या जो उसका हुज्जम है वो बहुत वसी है, और उसके लिए इकोनॉमी से लेके लॉ की एप्लीकेशन, फिर उसके बाद कोर्ट्स का सिस्टम, फिर ब्यूरोक्रेसी के साथ जो तलकदरी होती है आवाम की, उसके अंदर बेहतरियाँ, ये सब रिफॉर्म्स के साथ मुंसलिक थी। ये इस्लाहात और रिफॉर्म्स जो है वो करना ज़रूरी था उसके लिए। तो मैं इफ्तिखार साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे लगता है कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामी जो अमूर होते हैं किसी भी ज़िले की सतह पे, तहसील की सतह पे या सूबाई सतह पे, उनका ताल्लुक बिल्कुल डायरेक्टली होता है, बेशक सूबाई लेवल की लीडरशिप के साथ हो, लेकिन वो एक अक्स होता है एक ऐसी लीडरशिप का जो कि काम करवाना जानती है। ये तमाम इदारे जो हैं, इनमें से अगर ये सारे के सारे काम कर रहे होते तो यकीन माने कि फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन वज़ीर आज़म बैठा हुआ है। जब हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म की वो इम्पोर्टेंस हो जो कि है, इमरान खान साहब हैं या बाकी लोग इसके लिए कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अवाम ये तवक्को रखते हैं कि जो आदमी वज़ीर आज़म बनेगा वो हमारी ज़िंदगी में एक फ़र्क लेके आएगा, हमारे मामलात के अंदर एक आसानी लेके आएगा। ये ज़रूरी है। उसके बाद मईशत आती है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। देखिए ना, हम अपने एटीट्यूड्स ही, लोगों के जो तरीक़ाकार है लोगों से बात करने का, आम आदमी के साथ जो ब्यूरोक्रेसी है या पुलिस है या जिन लोगों का, वही हम बदल नहीं पाए आज तक। तो सिर्फ एक नारे के साथ ये कि इमरान खान साहब ने लगाया हम नहीं कर पाए, तो बेसिकली रिफॉर्म्स नहीं हो पाए। अच्छा, अब इसकी वजूहात क्या है? पॉलिसीज़ के अंदर भी आपको फुकदान नज़र आता है। पॉलिसी अंदर शुरू से ही अगर सेट होती तो हमें पता होता हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हमने हासिल क्या करना है, हम कितनी देर में वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या कुछ और करना पड़ेगा कि हम उस मकाम तक पहुँच जाए। तो ये पॉलिसी का एक मकसद होता है, उसके अंदर ये 3-4 एलिमेंट्स होते हैं। क्यों नहीं हम पहुँच पाए? मेरा ख्याल है कि जो शुरू में धचका लगा ना इनको मुआशी तौर पर, उसने हिला के रख दिया। और मुआशी तौर पर धचका क्या था? वो ये था कि कुछ ऐसे फैसले हुए, ये तो पता था कि जो हमारी मुआशी हालत है उसका तो पता था, कर्ज भी बहुत ज़्यादा थे जब ये आए, उसके अंदर भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो शुरू के 2-3 बड़े गलत फैसले किए इन्होंने, जिस तरीके से डॉलर की कीमत को कहाँ से कहाँ रुपए की कीमत को गिरा दिया,
और उसके बाद फिर ये कि समझ नहीं आ रही कि IMF की तरफ, ये जो कंफ्यूजन थी शुरू में, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फिर ये नहीं अभी तक पता चला कि इकोनॉमी अगर हमारे जैसे मुल्क की चलानी है तो किस तरीके से चलेगी। वो ज़र्री होगी, वो इंडस्ट्रियल होगी, वो एक्सपोर्ट बेस्ड होगी, या वो सर्विसेज बेस्ड होगी। आपके दिमाग में जब आपका नक्शा ही तैयार नहीं है मईशत का, तो आप किस तरीके से कोई पॉलिसी बना सकते हैं। अगर आपने डिपेंड करना है, रज़ाक दाऊद को मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज बनाया तो वो एक तो एक्सपोर्ट के पीछे जाएगा। अगर आपने किसी और को कुछ दिया तो वो कहेगा अच्छा ये IT और इसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर ज़्यादा खुल दे दो, अगर कोई इफेक्टिव वजीर है। हर कोई अपनी अपनी लाइन हाँक रहा था, और कोई एक मरबूत पॉलिसी या स्ट्रैटेजी जिसके अंदर ये समझ आए कि इनकी माशी पॉलिसी क्या है, वो हम नहीं कर पाए। यानी जहाँ पे कुछ नहीं बन पाता फिर हम अगली जगह छलांग मार देते हैं। आजकल जो मंत्रा है वो ये है कि किसान का ख्याल करना है, और हमने ज़र्री तरफ ज़्यादा जान। मुझे यूँ लगता है कि ये जब हुकूमत आई है तो वाकई में ना सिर्फ ये कि इनके यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं था जो कि मईशत को समझता हो, कोई ऐसा आदमी नहीं था जो टोटल क्लैरिटी लेके आए कि गवर्नेंस का मकसद क्या है, वो होती क्या है, उसको करना कैसे है। और फिर आते ही हर एक के साथ लड़ाई, ताकि जिन लोगों से, एक मिनट, एक छोटी सी बात कर लो, जिन लोगों से काम करवाने थे उन सब से लड़ाई ले ली, चाहे वो पुलिस थी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी थी। तो फिर इस तरीके से तो फिर हुकूमतें नहीं चलती। मैं जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर राजा साहब से बात करूंगा, लेकिन शहजाद साहब आपने फरमाया कि ये एग्रीकल्चर की बात खान साहब करते थे। एक चीज हमें बड़ी कॉन्टिन्यूसली नजर आ रही है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। एक साल गुजर गया, इन्होंने उन्हीं चीजों के बारे में ये नहीं बताया कि मैं उनमें से इतना कर चुका हूं। एक साल के बाद भी ये वही कह रहे थे कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। फिर 2 साल गुजर गए, अब 3 साल के बाद भी वो यही बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की गाय इतना दूध देती है, अमेरिका की गाय इतना दूध देती है। भाई 3 साल में आपने अपनी गाय के दूध के लिए क्या किया है? आप बताते कि फिलहाल में मुल्क में पर एकड़ यील्ड इतनी है, आपने क्या किया 3 साल में पर एकड़ यील्ड बढ़ा? आज भी वो हमें फ्यूचर टेंस में बता रहे हैं कि ये होगा, ये होगा। एग्जैक्टली। देखिए, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो चाहे गलत जैसी भी थी, उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम जिस तरह के भी 5 साल गुजारे, लेकिन एक क्लैरिटी थी कि यार हमने ज़राअत के ऊपर ध्यान देना। अब वो उनकी पुरानी सोच के साथ मुंसलिक था। एक हमने किसान और मजदूर का ध्यान करना है, जब वहां से उन्होंने बोरो किया, लेकिन किया सही कुछ, और वहां पे कुछ काम किया भी। और आपको पता है जरूरी थोड़ी सी कोई मामलात आगे बड़े, बेहतरी की तरफ माइल हुए। नवाज शरीफ साहब है तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो सारे का सारा सर्विसेज बेस्ड है, हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक फरावानी करेंगे, और फरावानी लेके, चाहे वो किराए की या उधार की फरावानी थी। ये बगैर किसी फरावानी और बगैर किसी सोच के आए, और इस वजह से आके फंस गए। एक छोटी सी बात मैं खत्म करता हूँ। खान साहब की जाती पॉपुलैरिटी को भी धचका लगा होगा, लेकिन शायद उतना नहीं जितना इनकी हुकूमत को धचका लगा। क्योंकि पहला सवाल आपका इफ्तिखार साहब से यह था कि आया इन्होंने सफर किया अपनी पर्सनल स्टैंडिंग। मेरा अपना ख्याल है पर्सनल स्टैंडिंग फिर भी शायद थोड़ी सी इतनी मार खाने के बावजूद बचा जाएंगे, लेकिन हुकूमत के इनके बचने का, यानी 5 साल तो पूरे कर लिए, लेकिन मुझे हुकूमत बचने का या वापस आने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं। ओह अच्छा, तो आप समझ रहे हैं कि ये, अगर मुझे इजाजत है इफ्तिखार साहब, मैं जरा राजा साहब को भी डिबेट में शामिल कर लूं। राजा साहब, बड़ा अहम इशू शहजाद साहब ने हाईलाइट किया, वो जुडिशल रिफॉर्म्स। एक पार्टी जिसका नाम ही इंसाफ है, और इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने कई मौक़ों पे पावर में आने से पहले कहा कि जुडिशल रिफॉर्म्स, अदालतों में होने वाला जुल्म, इस पूरे निज़ाम के अंदर जो हमें इनजस्टिस नज़र आता है। तो आज भी अगर मैं आज से, यानी इमरान खान के आने से पहले भी, अगर मैं बतौर साइल अगर किसी अदालत में जाके केस दाखिल करता था, जितना वक्त उस वक्त लगता था उतना ही मुझे इन 3 सालों में भी लग रहा है। उस वक्त जिस तरह मैं ब्लैकमेल होता था वकीलों के हाथों या बाकी माफिया के हाथों में, आज भी बतौर साइल वैसी ब्लैकमेल हो रहा हूं। तो जस्टिस क्या नजर आ रहा है सर ये 3 सालों में? देखिए, अब ये एक बड़ा मल्टी प्रोंग आपका क्वेश्चन है कि अगर आप जस्टिस को देखते हैं तो जस्टिस का सिस्टम सिर्फ आधे जुड़ा हुआ नहीं है। जस्टिस का सिस्टम है आपकी इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज हैं उनके साथ, आपकी पुलिस के साथ, आपकी जो कस्टम्स हैं, आपके जो FBI हैं, क्योंकि ये वो तमाम इनपुट्स हैं कि जहाँ से मटेरियल आता है और फिर उन पे बेस करके अदालतें फैसला करती हैं। अब इन तमाम चीज़ों की आपस में एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी। इन तमाम महकमों ने बैठ के, चाहे वो नैब हो या दूसरे हो, आपस में बैठ के इनको बिठा के प्राइम मिनिस्टर ने ये एक सिस्टम को इवॉल्व करना था। अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर जब आए तो उनको शायद ये जो नॉलेज था
कि इसको हमने डेवलप कैसे करना है, इसको बेहतर कैसे करना है। खाली असेंबली में बिल पास करने से सिस्टम बेहतर नहीं होता। आपने मुख्तलिफ अदारों के जो सरबराहान हैं उन्हें बैठाना था कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है तो नैब उधर आके क्या कहती है, FIA उधर आके क्या इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लाती है, पुलिस वहां आके, क्योंकि अदालतों ने जो फैसले करने होते हैं वो फैसले करने होते हैं कि जी अगर रेवेन्यू का केस है, जमीन का केस है, तो रेवेन्यू की अथॉरिटीज की आउटपुट क्या है उस पे बेस करते हुए अदालत ने वो फैसला करना है। लेकिन चूंकि इमरान खान के पास वो टीम डेवलप नहीं हुई, वो गालिबन शुरू में एक ऐसी बात करते रहे कि जी मैं 200 आदमी ले आऊंगा। आपको 200 बंदों की जरूरत नहीं थी, आपको अदारों में उन लोगों की जरूरत थी कि जो के लॉयल थे अदारों के साथ, जो के लॉयल थे मुल्क के साथ, जो के लॉयल थे कि जनाब इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए और करप्शन को हमने जड़ से उखाड़ना है। अनफॉर्चुनेटली जब पिछले 2 अदवार हम देखते हैं तो उन्होंने जो अदारों में इंडक्शंस की हुई थी या जो उनके सरबराहान थे, वो इवन सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि वो अपने क्रोनीज लगाते रहते थे, और वो क्रोनीज इसलिए लगाते थे कि वो खुद उन माफियाज का हिस्सा थे। अच्छा राजा साहब सॉरी, लूटिंग और प्लंडरिंग राजा साहब सॉरी, आप इंस्टीट्यूशनल उसमें गए हैं। मैं आपकी इजाजत से जो इंस्टीट्यूशनल फ्लॉज दूर करने थे मैं उस पर अगले फेज में जाता हूं, लेकिन मैं अपने सवाल को दोबारा आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं इमरान खान साहब ही की जबानी रखता हूं। बड़ी सादा सी बात वो करते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आज समझने में दिक्कत हमें हो रही है। कहते क्या थे जरा सुनवाएं। इंशाल्लाह एक ऐसा निजाम लाएंगे कि 1 साल के अंदर केस का हल हो। सर ये सादा सा सवाल है मेरा राजा साहब, ये उन्होंने 19 अगस्त को कहा था वजीर आजम बनने के अगले दिन। मुझे नहीं, मैं एक आम आदमी हूं, मुझे कानूनी मुशगाफियां ना बताई जाए, मुझे बताएं कि मैं आज केस दाखिल करूं, क्या 1 साल के अंदर मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे जवाब दें इस बात का। मुझे अब अगर मगर इफ्स एंड बट्स में ना उलझाया जाए ना सर। बिल्कुल, आपको 1 साल में कुजा अगर जो हम अपने कानूनी जो हमारे केसेस हैं उनकी पेंडेंसी देखें तो पिछले अदवार से कहीं ज्यादा अभी बढ़ चुकी है, और ये प्रोसेस मजीद डेटेरिएट हुआ है, इम्प्रूव नहीं हुआ। इसकी वजूहात कि इमरान खान साहब को चाहिए था कि अपने जो लॉ डिवीजन है उसको मुतहर्रिक करते, अपने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मुतहर्रिक करते, अपने जो लीगल टीम है उसे लेके आते कि वो आके बैठते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना वहाँ पे हमने लीगल जो हमारा सेक्शन है लॉ डिवीजन की परफॉर्मेंस देखी, सुप्रीम कोर्ट में देखी, अटॉर्नी जनरल ऑफिस की परफॉर्मेंस देखी, उसके बाद अदलिया के साथ आपने एक कोऑर्डिनेशन करनी थी। जब जस्टिस खोसा साहब थे तो उन्होंने अपनी जब ओथ ले रहे थे तो कहा था कि इस मुल्क के 3 या 4 कानून हैं, इसको हर नॉलेज करे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास ये नॉलेज और ये स्किल्स नहीं डेवलप हो सकी कि इस लीगल सिस्टम को कैसे दुरुस्त करना है। अब भी लीगल सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए उनके पास एक तो वो टीम नहीं है, फिर वो अददी असरियत नहीं। सर आपका लिंक भी डिस्टर्ब हो रहा है, दोबारा से कनेक्ट भी करता हूं। आपने कहा कि उनके पास टीम नहीं है या उनके पास अददी अक्सरियत नहीं है, तो टीम तो मुझे समझ नहीं आती कि जिस वज़ीर आज़म के पास फवाद चौधरी जैसा वकील है, जिस वज़ीर आज़म के पास बाबर अवान जैसा वकील है, जिस वज़ीर आज़म का अपना वज़ीर कानून एक सीनियर लॉयर है फरोग नसीम, तो इफ्तिखार अहमद साहब फिर बताएं वो कौन सा शख्स ला के दे हम इमरान खान को कि जो इस मुल्क में अदालतों का निज़ाम ठीक करेगा? कौन लेके आए सर, अब कहां से लाए? मेरे पास वो जिन लोगों के आपने नाम लिए वो इमरान खान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, और अगर आपको उनके काम की समझ नहीं आ रही तो उन बेचारों का कसूर नहीं है, आपकी और मेरी समझ का कसूर है। आप उनके ट्विटर देख लें, आपकी उनकी सोशल जो मीडिया है उस पर प्रेजेंस देख लें, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कभी सुनी? इतनी तैयारी करके आते हैं, इतने कागजात उनके पास होते हैं। ये ज़्यादा बात है कि बरतानिया के एक बहुत बड़े केस के अंदर पता नहीं लगा पैसे जो आए वो किसको दिए गए और कहाँ गए, वो उनकी बहुत तैयारी है। ये फारूक, आपने नसीम साहब की बात की है, पिछले 1 हफ्ते से वो काजी साहब की बेगम साहबा के बारे में नया मुकदमा बनाने के अंदर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और आपको उनकी मेहनत नजर नहीं आती। अफसोस की बात है।
इतना जबरदस्त वो काम कर रहे हैं और आपको नजर नहीं आ रहा। आप क्या बातें करते हैं कि 1 साल में आपका मुकदमा तय हो जाए? ये छोटी बातें हैं। इस मुल्क के करप्ट लोगों को पकड़ना, उनको सजा देना और इन 2 खानदानों को, आसिफ जरदारी के खानदान को और नवाज शरीफ के खानदान को खत्म कर देना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना खत्म हुए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो आप उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हर वक्त वो उसके बारे में इमरान साहब कहते हैं, हर सतह पे कहते हैं, तकरीर कुछ भी हो, इशू कुछ भी हो, तकरीब कुछ भी हो, सर कान यहीं पे टूटती है। सर इफ्तिखार साहब, सर एक ज़िमनी सवाल, सर अगर इस मुल्क में आबादी के तनासुब से सिविल जज कम है, सेशन जज कम है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजेस की शॉर्टेज है, जो पोजीशंस रिजर्व्ड है उन पे जजेस नहीं है, ये किसने हायर करना है सर? अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री का काम नहीं है, अगर अदालतें कम है, अगर अदालतों में स्टेनोग्राफर नहीं है, स्टाफ नहीं है, किसने हायर करना है सर? ये कौन से किसी अबाबील का इंतजार हो रहा है कि वो आके मदद करेगा? मेरे पास आप जज्बाती हो रहे हो। आपके नजदीक ये चीजें अहम हैं, उनके नजदीक ये चीजें अहमियत ही नहीं रखती। तो सर फिर एक्सक्यूज तो वो ना देना, वो फिर बहाने तो ना दे कि मेरे पास टीम नहीं है, फलाना नहीं, चीजें तो बड़ी 2+2 है। मेरे पास मेरी बात सुने, आप मजिस्ट्रेट की अदालत में जाए। मेरे एक दोस्त हैं, वो बहुत बातें करते थे इंसाफ के बारे में और वो बहुत मुतासर थे इफ्तिखार चौधरी साहब की जद्दोजहद से। मैंने उनको कहा कि आए चले मैं आपको दिखाऊं कि असल में इंसाफ कहाँ जरूरी है। इंसाफ जरूरी है मजिस्ट्रेट की अदालत में, छोटे जज की अदालत में, सिविल जज की अदालत में। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो अपीलेट कोर्ट हैं। ये अपीलेट कोर्ट है, यहाँ पे आता ही वो आदमी है जिसके पास कई लाख रुपया होता है वकीलों को फीस देने का। वो उन्होंने कहा ही चले, मैं उनको कचहरी में ले, और मैं कहने की ये क्या है? मैंने कहा ये कचहरी है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट बैठते हैं और वो फैसले करते हैं। मैंने बाहर एक बेंच पे टूटा फूटा बेंच तक बिठा दिया, वो बड़े परेशान हुए। अभी अदालत लगी नहीं थी, एक बंदा आया, उसने कागज लगा दिए, चिपका के चला गया, फिर आगे उसने आवाजें देनी शुरू कर दी। मेरे साहब जो दोस्त थे, बड़ा ही नाम है, उनको मैं ले गया अंदर। मैंने कहा देखो इस मजिस्ट्रेट के पास, रीडर के पास पूरी चीजें नहीं है, पंखा ऊपर चल नहीं रहा, बदबू इस कमरे से आ रही है, बैठने की जगह नहीं, और आप इंसाफ मांगते। इंसाफ शुरू होगा जिस वक्त थाने का मुहर्रर आपकी इंदराज करेगा। इंसाफ शुरू होगा जब अदारों के सरबराह मौजूद किताबों के मुताबिक अपने अमल का आगाज करेंगे। राइट सर। फिर ये बात कर रहे थे, ये जो मेरे दोस्त बात कर रहे थे, इनके नजदीक सारा का सारा जो मामला है वो है ही अपना FBI का और कस्टम का। मेरा मामला FBI और कस्टम का नहीं है। मेरा मामला है इंसाफ की पहली चीज क्या है? मेरे पे क्रिमिनल केसेस हैं, फौजदारी मुकदमात हैं, इनके लिए अगर कानून में सुकम है तो कानून बदल दो, रोका कानून। और आपका जो सवाल है ये पंजाब के सूबे से भी मुताल्लिक है। क्या पंजाब के सूबे के पास इतने फंड्स नहीं है कि जो सवाल आपने रेस किए उनका जवाब दे सके? वैसे तो आप आज ये वोटिंग मशीन खरीदने के लिए पता नहीं 120 अरब रुपए का अभी साइन किए हैं सदर पाकिस्तान ने। क्या वो 120 अरब रुपया ज्यादा जरूरी है? और ये जो सवाल आपने उठाए हैं इस पे पैसा लगाना जरूरी नहीं? राइट, मसला तरजीहात का भी है। राइट, तरजीहात का, तैयारी का भी। आपकी इजाजत है सर, ब्रेक से वापसी पे मैं शहजाद साहब के सामने एक बड़ा ही अहम मसला पाकिस्तान का और बड़ा दरीना मसला है, और इमरान खान साहब के दिल के बड़ा करीब था। इमरान खान साहब हमेशा उस मसले को सामने रख के नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ एक तहरीक शुरू किया करते थे। आज क्या हो रहा है 3 सालों में? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इमरान खान साहब की तकरीबन 3.25 साल और 3 साल ही आप शुमार कर सकते हैं उनका तर्ज हुक्मरानी और अवामी तवक्कुआत कहाँ खड़ी है। शहजाद चौधरी साहब, सर सवाल बाज़ुबान इमरान खान आपके सामने रखते हैं। कहीं भी दुनिया में MNA और MPA को डेवलपमेंट फंड नहीं मिलते। हाँ, वो उनकी आवाज हो सकती है, लेकिन बता सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट होती है बल्दियात में। तो हमने बल्दियाती निज़ाम को बेहतरीन करना है। सारी दुनिया के अंदर जो मुल्क आगे हैं उनका बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम है। ये सर 19 अगस्त 2018 को कह रहे हैं कि हमने बेहतरीन करना है।
2019 में भी कहा बेहतरीन करना है, 2020 में भी कहा बेहतरीन करना है, आज भी कहते हैं बेहतरीन करना है। 3 साल से बलदियाती निजाम है ही नहीं पंजाब के अंदर और डेवलपमेंट फंड्स भी देना शुरू कर दिए। हाँ, ये बताएं, नासिर दुरानी साहब जब उनको पंजाब की पुलिस को सीधा करने के लिए, पंजाब पुलिस को कोई इस्लाह करने के लिए लगाया गया तो 2 हफ्ते में छोड़ के चले गए। और उसकी वजह मेरा ख्याल में हम सब तकरीबन आप जानते हैं, उसकी वजह ये थी कि जिस किस्म के इस्लाहात वो करना चाहते थे वहाँ पे, वो फिर उनके मेंबर्स ने बताया, एमपीएस और एमएनएस ने जो पंजाब के हैं पीटीआई के, कि अगर आप ये काम करेंगे तो फिर तो हमारा तो कोई असर रसूख रह नहीं जाएगा, हम तो किसी काम के नहीं आएंगे, हमारी मेंबरियाँ किस काम आएंगी अगर हम जो अब थानेदार हमारी मर्जी का ना हो, और अगर इस किस्म के इस्लाह के साथ पुलिस काम करेगी। तो इसलिए आपने देखा कि जब उसका रिफ्यूज़ल हुआ और वो उनको नहीं फ्री हैंड दिया गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर मैं काम नहीं करता, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब ये है आपका मसला। दूसरी बात, आज अभी आप इंसाफ की बात कर रहे थे, आज ही एक बड़े ज़बरदस्त हमारे पुराने जर्नलिस्ट हैं, उनका एक मजमून छपा एक अंग्रेजी अखबार के अंदर, उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी को या इंसाफ 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पार्लियामेंट का फाल होना और फंक्शनल होना बहुत लाजमी है। नंबर 2, प्रेस का फ्री होना बहुत लाजमी है। और तीसरा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आज़ाद होना बहुत लाजमी है। जब तक ये 3 चीज़ें नहीं होंगी, ये इमरान खान साहब टाइप लोग नारे लगाते रहेंगे। अब मुझे बताइए कि ये तीनों जो काम है, इसमें से इमरान खान ने क्या कुछ करना था या क्या करना है और बाकी सब ने क्या करना है? यानी अगर पार्लियामेंट काम नहीं कर रही, पार्लियामेंट फाल नहीं है, तो उसमें सिर्फ क्या पीटीआई का या इमरान खान का कसूर है? कसूर है उसका भी, बिल्कुल कसूर है। यानी आप इस किस्म का महाज बना लें, महाजराई शुरू कर दें, और आपको ये समझना हो कि लेजिस्लेशन के लिए मुझे ऑपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी, जब तक मेरे साथ मिलकर नहीं चलेंगे। मैं तो आजकल इंतखाबी इस्लाहात नहीं कर सकता और 2023 में इलेक्शन करवाने हैं। अगर हम पुराने इस निज़ाम पे चलेंगे तो फिर यहाँ पे धांधली का शोर मच जाएगा। तो वो काम नहीं हो पा रहा जो सबसे ज़रूरी है, वो उनको समझ आ गई। लेकिन साथ ही साथ हमारी ऑपोजिशन, जिसने कहा कि इस आदमी को फेल करना भी उतना ही लाजमी है जितना कि जिस तरीके से ये आया है, ये जिस तरीके से भी आया है, चाहे वोटों की ताकत पे आया है, चाहे कोई इसको लेके आया है, आइंदा ये बाहर के निज़ाम, हमारे सियासी निज़ाम के बाहर से कोई शख्स यहाँ एंटर ना कर सके। ये जो 2 पार्टी या 3-4 पार्टियों का जो होल्ड है, जो मुख्तलिफ तरीके से मिल मिला के हम हुकूमतें बनाती हैं, ये नहीं बनने देनी चाहिए। इसलिए पार्लियामेंट फाल नहीं है। जहाँ तक आ गया मामला आपकी मीडिया का, मीडिया के आप सारे लोग हैं, नहीं होगा या होगा, किसी को कुछ नज़र आता है, किसी को कुछ नज़र आता है। 12 जिस किस्म की डिबेट्स हम कर लेते हैं, यहाँ पे बैठ के लिख लेते हैं, और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया उसको कवर कर लेता है। और तीसरी जो चीज़ जो मुझे कमी नज़र आती है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आज़ाद होना चाहिए। अब मुझे बताइए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा आज़ाद है या नहीं है? क्योंकि मैं तो ये देखता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का फैसला, अभी आप बात करते हैं साल की, वो तो दिनों में हो जाता है। नवाज शरीफ साहब का फैसला भी इसी तरीके से जब होना होता है हो जाता है। तो ये क्या निज़ाम है? ये कौन सा जस्टिस सिस्टम है जिसकी हम बात करें? यानी हमारा जो एतबार है जस्टिस सिस्टम पे, मेरा, आपका, मुझे यकीन है मेरे बाकी साथियों का भी, वो क्या रह गया इस जस्टिस सिस्टम के ऊपर? ये मुजरिम है, ये मुल्जिम है या नहीं है? अगर मुजरिम है और मुल्जिम है तो फिर ये किस तरीके से खुली छुट्टी है हर एक के लिए कि जो मर्जी जहां जाना चाहे जा सकता है? मैं सिर्फ शरीफों की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी भी लोग जो आज़ाद फिर रहे हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। अगर ये सब के सब मुल्जिम है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यार ये तीनों चीज़ें तो निज़ाम ने चलानी थी, निज़ाम नहीं काम करने देता, चाहे वो एलीट कैप्चर की वजह से है या इस वजह से है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ये सब इदारे सही काम शुरू कर दें, इसलिए आपके काम सही नहीं होते। तो मेरा ख्याल है मोर देन एनीथिंग एल्स ये बीडी का निज़ाम है या ये जो हमारा इसका है, सॉरी, ये लोकल गवर्नमेंट तो बहुत बाद में आती है। लोकल गवर्नमेंट आएगी तो इनके पास जितने भी फंड्स हैं वो नीचे दे भेजने पड़ेंगे। ये फंड जो अभी इनके पास आ गया MP MNA के पास, या जो वादा हुआ है, वो जब आएंगे तो फिर उनको देने पड़ जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? तो पैसों की बात है, ताकत की बात है, इसलिए मेरा ख्याल है जिसको ये एक्यूमुलेट करके अपने पास रखना चाहते हैं। राजा साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ने सिविल सर्विस रिफॉर्म के बारे में कुछ फरमाया था। हमने ईद से पहले देखा जो कुछ सियालकोट में हुआ, फिरदौस आशिक अवान साहबा की तरफ से, दिखाएं सर्विस रिफॉर्म्स, यानी हुकूमत पॉलिसी बनाएगी और अगर पॉलिसी को सिविल सर्विस उसको एक्सिक्यूट नहीं करेगी सही तरह, अगर सिविल सर्विस अपना काम नहीं करेगी, तो हम तो जो मर्जी पॉलिसीज बनाते जाएं। हम आपको जिस तरह बदकिस्मती से नौकरों की तरह रखा, कई सिविल सर्वेंट्स को ट्रीट किया गया, हम आपको इज्जत भी देंगे, कोई मुदाखलत भी नहीं करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको इंशाल्लाह टेन्योर की भी आपकी प्रोटेक्शन भी देंगे कि ये नहीं कि हर दूसरे दिन ट्रांसफर, आपकी वो भी मदद करेंगे। लेकिन सजा और जजा का कानून लेके आएंगे सिविल सर्विसेज में, जो अच्छा काम करेगा उसको ऊपर तनख्वाहें भी आपकी ज्यादा बढ़ाएंगे। जी राजा साहब, ये इज्जत देनी थी जिस तरह इज्जत दी है फिरदौस आशिक अवान साहबा ने सियालकोट में भरे मजमे में खड़ा होके एक सिविल सर्वेंट को, और
जितनी ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स पिछले 3 सालों में पंजाब में आईजी, चीफ सेक्रेटरी और बाकी ब्यूरोक्रेसी की हुई है, प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे थे कि हम इनको टेन्योर पोस्टिंग देंगे, 3 साल की पोस्टिंग होती है उनको देंगे, पूरा काम करेंगे। देखिए, सिविल सर्वेंट की रिफॉर्म्स के लिए आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इशरत हुसैन साहब में मेरा ख्याल गालिबन उन्होंने उसका इंचार्ज बनाया कि जनाब आपने ये रिफॉर्म्स लेके आनी है। वो ब्यूरोक्रेसी को एक नया सेटअप देना चाह रहे थे कि जनाब ये जो अंग्रेज़ का दिया हुआ सेटअप है इसको चेंज करना है। ये क्या वजह है कि एक दिन एक शख्स वो खुराक का सेक्रेटरी होता है, अगले दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो जाता है, उसके बाद वो रूट्स का हो जाता है। तो इसको रीशेप करने की ज़रूरत है। क्या ये जो हमारा CSS का निज़ाम है ये क्या दुरुस्त है कि एक BA पास जो आके बैठ जाता है वो फिर एंड तक पॉलिसी बनाता है इस मुल्क की? क्या इस मुल्क में रिसर्चर्स PhDs को इंडक्ट करने की ज़रूरत है? बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ये बात कर रहे हैं कि जनाब हम टेनोर को उसको रखेंगे, कहाँ गया वो टेनोर? गवर्नेंस होती है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हम देखते हैं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव इन्होंने सूबे में लगाए हुए हैं उनके पास वो होल्ड नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी को टैकल नहीं कर सकते, उनके पास वो नो हाउ नहीं है उनको कि वो समझें कि किस अंदाज में एक ऑफिसर को आपने देखना है। और तमाम जो लोग आ रहे हैं मेजॉरिटी उसमें जो पॉलिटिकल ऊपर आ रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज नहीं है। तो खान साहब को चाहिए था कि जनाब इसमें कुछ ऐसे जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो कि वाकई ही एक रेपुटेशन रखते हैं उन्हें लाया जाता, ना कि कुछ ऐसे थे कि जिनकी अपने मफादात हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो गवर्नेंस का हमें फेलियर नज़र आया उसकी मेन वजूहात ही ये थी कि ये टैकल नहीं कर पाए ब्यूरोक्रेसी को। अब ब्यूरोक्रेसी को टैकल नहीं कर पाए तो उसका कहाँ पे असर जाता है? उसका असर जाता है कि आपके DC ने जो जाके या AC ने जो जाके लॉ एंड ऑर्डर का काम करना है, आपके जो दूसरे रेवेन्यू का स्टाफ है उसने जो तहसील में काम करना है, ये तमाम चीज़ें कोलैप्स होती हुई नज़र आई। और अल्टीमेटली लोगों को जैसे कि आपका गिला है कि आज हमको कचहरी में उससे बदतर पोजीशन नज़र आती है, आज हमको तहसील में उससे बदतर पोजीशन नज़र आती है कि वहाँ पे राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इमरान खान लगाने में नाकाम हुए। और अब भी उनके पास वक्त है कि वो अभी देखिए पंजाब में जो बात होती है वजीर आला की, अब वजीर आला का मेन फंक्शन क्या है? क्या उसका फंक्शन सिर्फ यही है कि उसने जाके तख्तियां लगानी हैं या किसी के कहने पे उसने सिग्नेचर करने हैं? नहीं, उसने इनिशिएटिव्स लेने हैं, उसने अपने ऑफिसर्स को चलाना है। इमरान खान ने नहीं चलाना। तो राजा साहब ये सब कुछ करने के लिए उसके अंदर सलाहियत भी तो होनी चाहिए ना, चलाना है। जो आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को ये करना चाहिए, क्या चीफ मिनिस्टर में वो सलाहियत है कि वो ये करें? ऑब्वियसली स्किल्स मस्ट हैं जनाब। आपने वजीर आला को यही तो मैं कह रहा हूं कि क्या क्राइटेरिया है कि आपने वो वसीम अकरम प्लस का नाम तो दे दिया, बट क्या उसको पता है कि वो 20 सेक्रेटरीज को बिठा के उनसे काम कैसे करेगा? कतन उसके पास ये स्किल्स नहीं है। क्या आपको पता है कि आपने कोई बाहर से एलियंस 2-4 बिठा के जिनको हम कहते हैं स्पेशल असिस्टेंट्स लगा दिए, क्या वो ब्यूरोक्रेसी को हैंडल कर पाएंगे? ये ब्यूरोक्रेसी कभी भी उन स्पेशल असिस्टेंट्स की बात नहीं करेगी और उनकी बात नहीं मानेगी और कानून में उनको कोई इख्तियार ही हासिल नहीं। तो ये वो चीज़ें थी कि इमरान खान के जो टीम में फुकदान था कि उसको चाहिए था कि वो इन लोगों को साथ लेके चलते। अब अगर उन्हें बात अब भी समझ नहीं आ रही तो फिर उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा कि आगे जाके इलेक्शंस का टर्नओवर आ रहा है, इलेक्शंस के टर्नओवर में वो ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल उनके हाथ से निकल जाएगी और उनको समझ ही नहीं आएगी कि जनाब उनके पॉलिटिकली इतना नुकसान हो जाएगा कि वो बिल्कुल उसको दोबारा। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को क्या इस बात की रियलाइजेशन है खुद उन्हें? यानी जो पल्स रिपोर्ट है, जो बात आप कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं इस वक्त, एक आम आदमी बात कर रहा है, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात की रियलाइजेशन है या प्राइम मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें सब अच्छा की जो नौरतन है वो सिर्फ यही गुडी गुडी पिक्चर दिखा रहे हैं, या उनको ये भी बता रहे हैं कि लोग वेंटिलेट किस तरह से
कर रहे हैं अपनी मायूसी को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापसी पे इफ्तिखार साहब से एक सवाल करूंगा कि एक ऐसा काम वो कर सकते थे जो उनका अपना वादा था, जिसके लिए ना 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, ना पैसा, ना IMF, ना वर्ल्ड बैंक, कुछ नहीं चाहिए था, वो ये काम भी नहीं कर पाए, तो जिसके लिए IMF, पैसा, 2/3 अक्सरियत, वो कैसे कर सकते थे? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत सारे ऐसे काम हैं, वाकई मुश्किल है, पाकिस्तान को ठीक करना आसान नहीं है। हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि वो 3 साल में सब कुछ बहरहाल ठीक नहीं कर सकते। बाज़ जगहों पे आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, बाज़ जगहों पे आपको पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा, जो कि नहीं है, अक्सरियत भी नहीं है। लेकिन जो काम इन दोनों के बगैर हो सकते थे और वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए अपने लोगों को मुतमईन कर सकते थे, जो उनका अपना वादा था, वो भी नहीं कर पाए। दिखाएं जी। गवर्नर हाउसेज में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जी सर, आज सारे गवर्नर जो हैं वो गवर्नर हाउसेज में रहते हैं, उसी तमकनत और शान और शौकत के साथ, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी भी नहीं बन सकी। तो यूनिवर्सिटी पे तो फिर भी खर्चा आएगा, गवर्नर में हाउस में से गवर्नर को निकालने में तो कोई पैसा नहीं लग रहा ना 2/3 अक्सरियत चाहिए थी, वो भी नहीं कर पाए। मेरे पास कुछ चीजें ये लोग कहते हैं सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए नारे थे सारे, ना तो कोई गवर्नर हाउस को गिरा सकता है, ना गवर्नर हाउस को बंद कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। निज़ाम में कई ऐसी चीजें हैं जिसको आप बदल नहीं सकते। वो तो कहेगा कि मैंने जो मरी का गवर्नर हाउस का था वो मैंने दे दिया है वहाँ के बच्चों को, वो तो कहेगा, क्योंकि उस पर इसकी काफ़ी अरसे से इसकी नज़र थी और ये पसंद नहीं करता था तो वो इतना अच्छा गवर्नर हाउस का क्यों बनाया हुआ है एक प्रोजेक्ट, उसको पसंद नहीं है। जहाँ इसको चीज़ पसंद नहीं है वो तो 1 घंटे में चली जाएगी। आप भी अभी मेरे दोस्त जो हैं, ये जो वकील साहब, ये बड़े दुख का इज़हार कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी बड़ी घटिया है, बहुत गलत है, नाअहल है, नलायक है। भाई अगर ये घटिया, नलायक और नलायक है तो आपने जो 20-22 साल सियासत की तो आपने कोई तैयारी कर लेनी थी ना इसकी रिप्लेसमेंट की। आपके पास तो ब्लू प्रिंट ही नहीं है। अब आप निकाल रहे हैं सरकारी महकमों से 20 ग्रेड के ऊपर के अफसरान को, तो अब निकालने का ख्याल आया, पहले क्यों नहीं आया? और ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है कि इमरान खान के सारे साथी कहते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी तो नवाज शरीफ की है। अब इनका अलमिया ये है कि नवाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर था और जो लड़का उससे के साथ काम कर रहा था बतौर असिस्टेंट कमिश्नर, वो इस निज़ाम में चलते चलते फेडरल सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर हुआ। उस फेडरल सेक्रेटरी का बेटा और बच्चा जो है वो आज AC है या AC से आगे है। ये एक निज़ाम की खराबी है, तो इस निज़ाम को बदलने से रोका है किसी ने उसको। जिस तरीके से एक ज़माने में फौज को इजाज़त दे दी गई कि फौज की बराह रास्त एंट्री होगी सिविल सर्विसेज में, तो कोई आईनी तौर पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं की गई थी। अगर ये समझते हैं कि ये गलत है तो ये करें। और क्या इन्होंने अपने ऐसे दोस्त आके नहीं तैनात किए जिनको 50-50, 60-60 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही है? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अगर आप तौहीन करेंगे, अगर आप तज़लील करेंगे जिस तरीके से आपने एम्बेसडर के साथ किया, मैं इस खातर जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने किया है जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी उनके वोटों को इंदराज के लिए, उन वोटों की खातर लेने की खातर आपने सबको तजवीज़ की सबकी। और आपके एक फेडरल मिनिस्टर ने कहा कि एक औरत के साथ ज्यादती हुई, वो गई और ये हुआ, ये कहानियां सुनाई। फिर आप तवक्को करते हैं कि वो आपके लिए कोई नरम गोशा रखेंगे। AC के साथ जो हुआ, मैं वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ, किसी भी जो स्पेशल असिस्टेंट है उसके पास ऐसी कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं। या तो आप ये फैसला कर लें कि आप एक ही इक़्तिदार है, आपके MNA जो करें, आपके MP चलाएं तो फिर चलाएं, या हिम्मत करें और ये ऐसा ले आए। ये ब्यूरोक्रेसी को बुरा कहना छोड़ दें या ब्यूरोक्रेसी को तब्दील कर दें। राइट। दुनिया में बास का ऐसे होता है कि नई गवर्नमेंट आती है, वो सैकड़ों हजारों लोगों को तब्दील कर देती है। आप भी कर दें, लेकिन उसके लिए तैयारी की जरूरत है ना, उसके लिए किसी काम की जरूरत थी, मेहनत की जरूरत थी, वो आपने की नहीं। राइट। जो आपको ले आए वो उन्होंने लाके आपको बिठा तो दिया, लेकिन बाकी चीजें तो वो नहीं सारी कुछ करके दे सकते।
तो मैं समझता हूँ ऐसे न करें। देखिए आपने कौन सा अदारा माफ किया? इलेक्शन कमीशन आपको पसंद नहीं, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान आपको पसंद नहीं, पाकिस्तान के सफीर आपको पसंद नहीं, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी आपको पसंद नहीं, पाकिस्तान की अपोजिशन आपको पसंद नहीं, फिर आपको पसंद क्या? पार्लियामेंट में आप नहीं आना चाहते, क्या कैसे चलाएंगे निजाम को आप? ये जो सारे मुआहदे करते फिरते हैं आप, क्या आपने कभी कॉन्फिडेंस में लिया कि जो आप डायलॉग कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ को? मुझे पता है यहाँ इनको पता है शहजाद साहब को क्या डायलॉग हो रहा है, मेरे इल्म में नहीं। जो आप सऊदी अरब में मुआहदे करके आए हैं, क्या आपने हमें बताया कि उसको पार्लियामेंट में रेक्टिफाई करने के लिए लाएंगे? नहीं। तो फिर पार्लियामेंट को खराब किसने किया है? पार्लियामेंट को बेवकार किसने किया? आप कर रहे हैं। कोई चीज आप पार्लियामेंट में लाके बहस कर, हाँ ये आप पार्लियामेंट में बहस कराना चाहते हैं कि वोटिंग मशीनें होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि इसमें आपका मुफाद है। राइट। तो मेरे दोस्त ऐसे न करें। आगे गलती इमरान से हो रही है। इमरान ने जब मुर्गी अंडे की बात की, मैं सपोर्ट करता हूं। सही है, मुझे पता है कि मुर्गी अंडे से वो कहना क्या चाह रहा था, लेकिन उसी की दोस्तों ने कुछ भी नहीं किया उस पर। हाँ उसके दोस्त काम कर रहे हैं ये हाउसिंग स्कीमों पे, हाउसिंग प्रोजेक्ट पे, फ्लैट्स के ऊपर। तमाम जो हाउसिंग स्कीम नाकाम हो चुकी थी उनको एक दफा माफी दे के, हाँ ये काम हो रहा है। वो अपना पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मोटल पिछले 2 साल से बंद करा के रखे हुए हैं, हाँ ये काम हो रहा है। राइट। ऐसे न मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और अहम सवाल कोशिश कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की अपने उनकी कही हुई बातें, उनके वादे, आज हम उन्हीं को याद करते हैं ज़रा और उनको याद भी करवाते हैं। हमें है याद वो ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो शहजाद साहब, जनूबी पंजाब सूबा बनना था, पूरा एक जनूबी पंजाब मुत्तहिदा महाज बना इलेक्शन से पहले, उस महाज ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा। इमरान खान साहब हज़ारा सूबा बनाने की बात करते थे, अगर आपको याद हो। वो तख्ते पंजाब को, तख्ते लाहौर को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया करते थे कि पूरा पंजाब इतना बड़ा और उसकी सारी पावर एक्यूमुलेट होकर लाहौर में शहबाज शरीफ के हाथों में है। 3 सालों में वो पाकिस्तान में कहीं कोई सूबा क्रिएट करना तो दूर की बात, उसके लिए को बहुत इंप्रेसिव डेवलपमेंट भी करके नहीं दिखा सके। देखिए अमीर अब्बास, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात आप कर रहे हैं, जैसे जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं हुए, जहाँ पे पॉलिसी रिफॉर्म नहीं हुए, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी नहीं हुए। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं कहना समझता हूँ कि हमें ज़रूर हाईलाइट करनी चाहिए। इमरान खान का जो दिमाग है वो एक सोशलिस्ट का दिमाग है। वो सोचता, चाहे वो स्लोगनेरिंग है, चाहे वो पॉलिटिकली अभी कच्चा पक्का है, लेकिन वो बातें जो करता है वो ये बातें करता है जो कि एक सोशलिस्ट निज़ाम होती है, सोशल वेलफेयर स्टेट का एक निज़ाम रखना चाहता है या बनाना चाहता है। उसका मसला ये आगे आ जाता है कि आगे जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो सब के सब स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल एक कैपिटलिस्ट निज़ाम के अंदर है, मार्केट ड्रिवन निज़ाम के मुताबिक है। अच्छा, अब अगर आप हमारी तारीख से ही 2 मिसालें ले लें, एक इमरान खान की ख्वाहिश जिसको वो पाया तकमील नहीं पहुंचा सका, क्योंकि जो निज़ाम है वो टोटली कैपिटलिस्ट सिस्टम पे बुनियाद बनता है, सरमायादारी निज़ाम के ऊपर है, जिस तरीके से मगरब का निज़ाम है, और हमारे तमाम का तमाम सिलसिला उसके मुताबिक चलता है। सोच वो अपनी सोच बताता है, लोगों को जो नारे बताता है, जो चीज़ें बताता है, वो कहता है कि मैं आम आदमी को यूँ कर दूंगा, मैं गवर्नर हाउस यूँ कर दूंगा, मैं इस तरह कर दूंगा, लेकिन वो हो इसलिए नहीं पाता क्योंकि जिनके साथ पाला पड़ता है, जिस निज़ाम के साथ पाला पड़ता है, वो निज़ाम इस किस्म का है जिसकी बुनियाद एंटायरली एक कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चरल निज़ाम के ऊपर है। लेकिन हमारी तारीख के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम भी है, जो कि एक मुकम्मल तौर पे कैपिटलिस्ट निज़ाम को वो इस तरह की सोच के साथ आया और उसने स्ट्रक्चर्स को तब्दील कर दिया। यानी ये बहुत बड़ी बात है। ये दूसरी बात है कि वो तमाम का तमाम स्ट्रक्चर फेल हो गया क्योंकि जो लोग थे वो तैयार नहीं थे उस किस्म के काम के लिए। हम उस तरह के लोग नहीं है कि एक सोशलिस्ट वेलफेयर की तरफ जा सकें। मैं टैक्स नहीं देना चाहता, मैं पैसे नहीं देना चाहता, मेरे पैसे जो मैं बांटना नहीं चाहता गरीबों के साथ। जब तक मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं अपना फ़ायदा या मुनाफा कम नहीं करना चाहता। जब तक मैं ये नहीं करूंगा उस वक्त तक मैं सोशलिस्ट वेलफेयर निज़ाम नहीं ला सकता। तो इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स हैं वो उस नैयत की हैं। वो करने जब बैठते हैं तो उनको 10 गुना और लोग आके बता देते हैं कि आप तो हिल ही नहीं सकते यहाँ से जहाँ बैठे हुए हैं, और आपके अंदर काबिलियत भी नहीं है उसको हिलाने की, ना चेंज करने की। तो इसलिए एक कंपैरिजन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बहुत ज़रूरी है, जिसने निज़ाम को तब्दील किया, उस निज़ाम को लेके आया। लेकिन एक छोटी सी बात मुकम्मल कर लूँ, लेकिन ये दूसरी बात है कि नताइज बाद में ऐसे बने जिसने कहा कि शायद ये कौम और ये मुल्क उस वक्त उस तरह के रिफॉर्म्स के लिए तैयार नहीं था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेके आया। राइट। एक और वादा प्राइम मिनिस्टर का, एक बात नहीं, जी अमीर इफ्तिखार साहब, एक बात, कैन आई से समथिंग सर? खुदा के लिए इमरान खान का मुकाबला जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ना करें प्लीज।
ये मेरी रिक्वेस्ट है। शहजाद नहीं साहब, नहीं, वो तो मैं खुद करता हूँ ना, मैं आपको तो नहीं कह रहा कि आप करें। नहीं, मैं आपसे सर, मैंने माफ कीजिएगा, बुरा मना के मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैंने आपकी बात सुनी, उस पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मैंने आपको, आपकी जो सोच है, जो आपकी फिक्र है, जो सबक सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो पॉजिटिव सेंस में वो बात कर रहे थे सर, उन्होंने ये नहीं कहा कि भुट्टो साहब ने जिस तरह से वो भी एक सोशलिस्ट एजेंडा लेकर आए थे तो इमरान खान भी कुछ सीख लें, उस तरह से वो बात कर रहे। नहीं, अगर इमरान खान सोशलिस्ट है तो फिर खुल के बात करे ना, ये मार्केट इकोनॉमी को सुबह खत्म करने की कोशिशें शुरू करे, क्यों नहीं करता? रोका हुआ किसी ने? क्या जुल्फकार अली भुट्टो को किसी ने रोका था कि वो रिफॉर्म्स नहीं करे? उसने रिफॉर्म की नहीं की? ठीक है, उसका नतीजा जो भी निकला, लेकिन बहरहाल इनिशिएटिव तो जुल्फकार अली भुट्टो ने लिया और बहुत बड़ा तारीखी लिया, जिस पे यकीन था उसने उस पे अमल दरामद किया, उसके अंदर काबिलियत थी उस अमल दरामद करने की। यही फर्क आपको नजर आता है। बिला शुबा। राजा साहब एक बड़ा अहम सवाल मैंने आखिर में रखा हुआ है, आपसे रिलेटेड भी है, जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड भी है, अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड भी है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या फरमाया था? जो पाकिस्तान के पैसे चोरी होकर बाहर गए हैं मुल्क से, हमने पूरी एक हाई पावर टास्क फोर्स बनानी है, हमने ये पैसा वापस लेके आना है पाकिस्तान। सर यही वो सबसे पॉपुलर स्लोगन था इमरान खान साहब का, जिसकी वजह से लोग वारिफ्ता हुए, लोग गर्विदा हुए खान साहब के, जी लूटा हुआ पैसा वापस और बारिश होगी पैसों की। एक वो $200 अरब इनके एक मिनिस्टर ने भी कहा था कि जी हम मुंह पे दे मारेंगे, तो $1 भी वापस आया सर लूटा हुआ? अमीर इसमें एक चीज शामिल कर लो और जी कि उस मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि रोज इतने अरब रुपए चोरी होते हैं। इमरान खान को जो सबसे बड़ा धचका लगा वो इसी अकाउंटेबिलिटी के जो उसने स्लोगन दिया था, और अकाउंटेबिलिटी जो हमको इस मुल्क में चाहिए वो एक रूथलेस अकाउंटेबिलिटी चाहिए, एक ड्रामा या एक डील वाली अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो अकाउंटेबिलिटी के अदारे हैं, हमारी जो अदलिया है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को जो मयार है वो एक अमीर और मजबूत आदमी के लिए उन्होंने और रख दिया, और एक गरीब आदमी के लिए अकाउंटेबिलिटी का मयार कुछ और है। इमरान खान चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव थे, चाहे नैब हो चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेट जिम्मेदारी उनकी थी। ऑर्डिनेंसेस दूसरे आते रहे, वो इस अदारे को भी चेक करते और अदलिया से भी बात करते कि क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट कोई और फैसला देती है, लाहौर हाई कोर्ट कोई और फैसला देती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई और फैसला देती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से लोगों में अब वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। अमीर अब्बास, अगर आप रूथलेस अकाउंटेबिलिटी कर लेते, ये जो अरबों रुपए लेके बाहर के महलों में बैठे हुए हैं, आप 2-4 को अगर एक सज़ा दे देते तो यकीन कीजिए कि इसका असर ना सिर्फ आपकी अकाउंटेबिलिटी और इस पे पड़ता, आपके दूसरे अदारों पे भी पड़ता जिनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जो कि काम नहीं कर रहे। बट दिस इज़ वेयर कि हमारे सिस्टम ने इसको सपोर्ट नहीं किया, और इमरान खान जो अकाउंटेबिलिटी करना चाहता था वो ना नैब को कंट्रोल कर सका। अब कंट्रोल के जी वो तो इंडिपेंडेंट अदारा है भाई, आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, आपके पास 100 और तरीके कार हैं, लेकिन इस वजह से इमरान खान की हुकूमत को गवर्नेंस वगैरह से बढ़ के जो नुकसान हुआ, इन्हीं चोरों, इन्हीं लुटेरों और इन्हीं डाकुओं को आपने दोबारा जब लाइसेंसेस देने शुरू कर दिए और दोबारा इनको आपने एक ख्वाब दिखाने शुरू किए कि आप दोबारा सिस्टम में वापस भी आ सकते हैं, आपकी सजाएं भी ख़त्म हो जाएंगी, ये दौलत क्या आप दोबारा आके इसको मुल्क को लूट सकते हैं। तो यहाँ से इस मुल्क की बदकिस्मती जन्म लेती है, और ये वो जगह है कि जहाँ से मौजूदा हुकूमत और कोई भी हुकूमत जो आएगी, अगर बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है, आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे आपका मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, शहजाद चौधरी साहब और राजा आमिर अब्बास साहब। बहरहाल एक एनलाइटनिंग किस्म का शो था। क्रिटिक तो हुकूमत पर होती है, लेकिन मकसद ये था कि अभी भी 2 साल हैं, ये जो वादे हमने दोहराए आपके सामने रखे सवाल की सूरत में और इमरान खान साहब के लफ्ज़ों की सूरत में, अगर ये पूरे नहीं हो सके तो अभी भी 2 साल आपके पास हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, आप कर सकते हैं। अगर आप उस तरह सुरखरू होना चाहते हैं जैसे आप 2018 के इलेक्शन में दाखिल हुए थे एक पॉपुलर वोट बैंक के साथ। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।